सोच रहा था कि तुम्हारे लिए कुछ करूं, लेकिन चूंकि तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो मैं भी परवाह नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। हम एक ही गांव के पड़ोसी हैं। मैं तुमसे तुम्हारा सिर काटने के लिए नहीं कहूंगा। चलो चांदी के 2 तोलों की शर्त लगाते हैं कि मुझे अपनी मिट्टी की भट्टी में चूना मिलता है या नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुनकर ली दानियो की आंखों में दुविधा छा गई। लिंसिया फैन इतना आश्वस्त था कि शायद सच में अंदर चूना हो सकता है। आमतौर पर वह जुआ नहीं खेलता था क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जोखिम था। लेकिन अब इतने सारे गांव वाले देख रहे थे। अगर वह अभी चला गया तो गांव में उसकी बेइज्जती होगी। शायद ये छोकरा बस आत्मविश्वास का दिखावा कर रहा था। इतना अंधेरा था, उसे शायद पता भी नहीं था कि अंदर चूना है या नहीं। चूना बनाना आसान नहीं है। वह जरूर मुझे बेवकूफ बना रहा होगा। दुर्भाग्य से वह अभी भी नातजुर्बेकार है। इसी पल गांव वालों ने फिर से उत्साह बढ़ाना शुरू कर दिया। चलो जुआ खेलते हैं। इसके साथ शर्त लगाओ। ली दानियू, जल्दी करो और शर्त लगाओ। डरो मत। इन किसानों का रोजमर्रा का जीवन बस काम करना, खाना और सोना था, जिसमें मनोरंजन न के बराबर था। अब जब इतना बड़ा तमाशा हो रहा था तो वे नहीं चाहते थे कि यह जल्दी खत्म हो जाए। छोड़ो, मैं जुआ खेलूंगा। शायद मैं चांदी के 2 तोले कमा लूं। ली दानियू ने अपने दांत पीसे और कहा, मैं शर्त लगाऊंगा। तुमसे कौन डरता है? ली दानियू को सहमत होते देख लिंसिया फैन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चूंकि तुमने अपनी इज्जत बचानी चाहिए, इसलिए चांदी मेरी है। चूना बनाने के लिए ये गर्मी, तापमान और समय पर निर्भर करता है। चूंकि वह एक टुकड़ा बनाने में कामयाब रहा, इसका मतलब है कि गर्मी और समय लगभग सही थे, इसलिए अंदर चूने का 1 से अधिक टुकड़ा होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंसिया फैन को अभी अभी पत्थर के कई टुकड़े मिले थे जो शायद चूना ही थे। बस उसे उन्हें बाहर निकालने का समय नहीं मिला था। पतिदेव, मैं फिर से जाकर देखती हूँ, लू यिन यिन ने खुद से कहा। ठीक है, ध्यान रखना, कहीं जल मत जाना। अंदर का सारा चूना ढूंढ लाओ ताकि कोई बहाना न बना सके। लू यिन यिन को इतना उत्सुक देखकर लिन थियो फैन मान गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन गया। उसका अपना शरीर एक ही बार में बहुत सारा चूना उठाने लायक नहीं था। लिन शिया फैन, इतना घमंड मत करो। कौन जीतता है या हारता है यह अभी तय नहीं है। जब ली दानियू ने सुना कि लिन शिया फैन यह इशारा कर रहा है कि वह उसके पीछे पड़ा है, तो उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। उसने लिन शिया फैन की आंखों में देखा ताकि खुद को तसल्ली देने के लिए कोई घबराहट ढूंढ सके। दुर्भाग्य से लिन शिया फैन की आंखों में केवल आत्मविश्वास झलक रहा था। लू यिन यिन ने सबको ज्यादा इंतजार नहीं कराया। जल्द ही वह धूल से सनी और थकी हुई बाहर आई। उसकी बाहों में चूने के 7 या 8 टुकड़े थे। पतिदेव, ये सब है। लू यिन यिन ने चूने को नीचे रखते हुए और अपनी आस्तीन से अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा। भट्टी ने अभी अभी चूना पकाना खत्म किया था, इसलिए बाहर की तुलना में अंदर बहुत अधिक गर्मी थी। लिंसिया फैन को थोड़ी दया आई। ठंड से अचानक गर्मी में जाना शरीर के लिए भारी पड़ता है। अगर उसे सर्दी लग गई तो परेशानी होगी। ऐसे थकाऊ काम के लिए बाहरी लोगों को ही इसे करने देना बेहतर है। केवल मुख्य हुनर ही अपने लोगों के पास रखना चाहिए। मेरी जान, तुमने बहुत मेहनत की है। लिंसिया फैन तुरंत आगे बढ़ा और लू यिन यिन के चेहरे से धूल पोंछने में मदद करने के लिए अपनी आस्तीन सावधानी से उठाए। लेकिन बेहतर होता कि वह बिल्कुल न पोंछता। जैसे ही उसने ऐसा किया, लू यिन यिन का पहले से ही धूल भरा चेहरा और भी काला और मटमैला हो गया, मानो वह एक छोटी काली बिल्ली हो। लू शो शो और अन्य लोगों सहित हर कोई जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। देख रहे गांव वाले भी मुस्कुराने लगे। जो औरतें वहां आई थीं, उन्होंने पहले लिन हसियाओ फैन को ईर्ष्या से देखा, फिर लू यिन यिन के गंदे चेहरे को देखा और उनकी प्रशंसा छिपानी मुश्किल थी। लिन हसियाओ फैन चूना बनाने में सक्षम था और वह भी थोड़ा बहुत नहीं। भविष्य में हालात निश्चित रूप से बेहतर होंगे। उसकी पत्नियां, जो बंदरों की तरह दुबली पतली दिखती थीं, स्पष्ट रूप से बच्चे पैदा नहीं कर सकती थीं। ये औरतें, जिन्हें कोई नहीं चाहता था, भला उनसे ज्यादा खुश क्यों होंगी? भविष्य में जीवन न केवल बेहतर होगा, बल्कि वे अधिक धनवान भी होंगे और यहाँ तक कि पुरुषों को भी देखभाल करना आ जाएगा। उन्होंने घर पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब वे थक भी जाती थी, तब भी उनके पतियों ने कभी एक प्यार भरा शब्द नहीं कहा। कभी कभी वे उन्हें पीटते और लात भी मारते थे। चूने को बाहर आते देख लू शो शो और अन्य लोग उत्साहित दिखे। सबसे पहले उनके पतियों ने चांदी के 2 और तोले कमाए। 2 तोलों से अच्छी मात्रा में बढ़िया अनाज खरीदा जा सकता था। दूसरा, चूना आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। चूंकि वे इसे पहली बार बना रहे थे, इसलिए उन्होंने भट्टी में ज्यादा चूना पत्थर नहीं डाला था। अब ऐसा लग रहा था कि कम से कम 1/3 चूना पत्थर चूने में बदल गया था। याद रहे, ये तो बस पहली कोशिश थी। लगातार सुधार के साथ उपज में वृद्धि होगी। जल्द ही उन्हें भोजन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इतना सब कुछ कोई झूठ नहीं लगता। लिंसिया फैन को वास्तव में चूना बनाने के कुछ तरीके पता हो सकते हैं। क्या चूना मूल्यवान है? आइए इसे इस तरह से समझें। 1 सेर चूने के बदले 1.5 सेर अनाज मिल सकता है। बेशक रेन, क्या तुम्हें लगता है कि इसकी कोई कीमत है? क्या इसका मतलब यह है कि लिंसिया फैन भविष्य में अमीर बन जाएगा? सियाओ फैन, मेरी पोती 17 साल की है, बिल्कुल तुम्हारे परिवार की लू शो शो की तरह। वह बहुत मेहनती भी है।
क्या तुम उसे अपनी पत्नी बनाने पर विचार करोगे? यह आखिरी बात सुनकर लिंसिया फैन की आंखें चमक उठी। वह आगे चर्चा करने ही वाला था कि उसने ली दानियों को भीड़ से चुपचाप खिसकते हुए देखा। हर कोई खुशी खुशी बात कर रहा था, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दानियो काका, इतनी जल्दी मत भागो। आप चांदी के 2 तोले कब भेजोगे? खुद को दोषी महसूस कर रहे ली दानियो जब अपना नाम पुकारा गया तो वह चौंक गया और घबराहट में उछल पड़ा। इस मजाकिया नजारे ने तुरंत हंसी का फव्वारा छोड़ दिया। ली दानियो ने अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछा और नाक सिकोड़ी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं निश्चित रूप से तुम्हें चांदी दूंगा। अचानक उसे एक बेहतरीन उपाय सूझा। वह जमीन अब लिन थियो फैन के पास थी और वह जानता था कि वह इसे वापस नहीं पा सकता, लेकिन वह लिंसिया फैन को वह जमीन गांव को वापस करने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका ढूंढ सकता था। जो उसे नहीं मिल सका वह उसे लिंसिया फैन को भी नहीं मिलने देगा। लिंसिया फैन, तुम जानते हो कि ये साल भारी करों और युद्ध से भरे रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी सूखा पड़ा तो गांव के बहुत से लोग मर जाएंगे। ये खदान मूल रूप से गांव की है। तुम इसे गांव को वापस क्यों नहीं कर देते? ये सुनकर गांव वालों की आंखें चमक उठी। अगर खदान गांव की संपत्ति बन गई तो हर कोई इससे बहुत पैसा कमा सकता है। सबकी निगाहें लिंसिया फैन की ओर मुड़ गईं। खदान उसकी थी, जैसा कि कागजात पर साफ साफ लिखा था। अगर उसने इसे छोड़ने से इनकार कर दिया तो कोई भी उस पर जोर नहीं डाल सकता था। गांव के मुखिया ने भी एक पल के लिए विचार किया और फिर कहा, शिया फैन, खदान बहुत बड़ी है। तुम अकेले पूरी खदान नहीं खोद सकते। ऐसा कैसा रहेगा? तुम खदान गांव को लौटा दो और हम बदले में चांदी के 30 तोले इकट्ठा करेंगे। तुम्हारा क्या विचार है? बोलते समय गांव के मुखिया ने अपनी दाढ़ी सहलाए और ऊपर देखा। उसे लगा कि उसका प्रस्ताव काफी आकर्षक था, खासकर इसलिए क्योंकि लिंसिया फैन गरीबी में पला बड़ा था और उसने शायद कभी इतनी चांदी नहीं देखी होगी। इस चांदी से वह एक बड़ा घर खरीद सकता था, कुछ नए कपड़े ले सकता था और फिर भी उसके पास बुरे साल से गुजरने के लिए पर्याप्त धन बच जाता। लेकिन उसे हैरानी हुई जब लिंसिया फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। नहीं, मैं अभी खदान छोड़ने की योजना नहीं बना रहा हूँ। खदान उसके हाथों में थी और देर सवेर ये हजारों चांदी के तोलों की कीमत की होगी। वह गांव को इसे सिर्फ 30 तोलों में कैसे लेने दे सकता था? गांव के मुखिया ने त्योरियां चढ़ाई। ये सोचकर कि उसने बहुत कम प्रस्ताव दिया है, उसने फिर दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, तो हम तुम्हारे लिए चांदी के 40 तोले इकट्ठा करेंगे और तुम्हें खदान के मुनाफे का एक हिस्सा भी मिलेगा। तियाओ फैन, हमारे गांव के लोगों की हालत भी ठीक नहीं है और हम वास्तव में इससे ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते। रहने दीजिए ली काका, मैं खदान अपने पास रखना चाहता हूँ। यह मेरे लिए उपयोगी है। लिन हाओ फैन धीरे से मुस्कुराता रहा और उसने विनम्रतापूर्वक गांव के मुखिया के अनुरोध को ठुकरा दिया। गांव के मुखिया ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था और अब वह दयालुता से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। वह ली दानियों की तरह उसे नजरअंदाज या उससे भिड़ नहीं सकता था, लेकिन दूसरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दानियों की चाल वास्तव में बहुत क्रूर थी। शियोम फैन, तुम खदान गांव को वापस क्यों नहीं कर देते? इतनी बड़ी खदान, तुम्हारा परिवार इसका पूरा उपयोग नहीं कर सकता। हाँ, और तुम्हें अभी भी खेतों में खेती करनी है। खुदाई के लिए पर्याप्त समय नहीं है। गांव वालों को इसे संभालने दो, ये सबके लिए बेहतर है। हसिया फैन, चिंता मत करो, हम अपना सब कुछ बेच देंगे, भले ही इसके लिए हमें अपनी चीजें बेचकर आसपास के लिए 40 चांदी के तोले इकट्ठा करने पड़े। अन्य गांव वाले भी हिस्सा बांटना चाहते थे और लिन हसिया फैन से खदान सौंपने का आग्रह करने लगे। ये देखकर लिंसिया फैन ने त्योरियां चढ़ाई और जवाब दिया, भाइयों, मैं खदान नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं छोड़ भी दूं तो क्या तुम लोग जानते हो कि बुझा हुआ चूना कैसे बनाया जाता है? गांव वाले शांत हो गए। बुझा हुआ चूना बनाना, वह तो एक मजाक है। उनमें से कईयों ने कभी साधारण भट्टी तक इस्तेमाल नहीं की, चूना बनाना तो दूर की बात है। चूना बनाना एक हुनरमंद काम है। अगर किसी को पता होता तो उन्हें शहर में कोई अच्छी नौकरी मिल जाती, वे आराम से रहते और पीढ़ियों तक खाने की चिंता न करते। अगर इसे सीखना इतना ही आसान होता तो क्या वे अभी भी यहाँ खेती कर रहे होते? किसी को जवाब न देते देख लिंसिया फैन ने आगे कहा, अगर तुम्हें चूना बनाना नहीं आता तो ये खदान तुम्हारे किस काम की? तुम केवल पत्थर बेच सकते हो, लेकिन पत्थरों की कीमत चूने के बिकने वाली कीमत की 1/3 से भी कम है। इसके अलावा तुम्हें उन्हें खोदकर कस्बे तक पहुंचाना होगा। उससे कितने पैसे मिल जाएंगे? यहाँ से कस्बे तक के 5 कोस के सफर में कई पहाड़ियां पार करनी पड़ती हैं। ज्यादातर लोग केवल 20 या 30 मन माल ही ढोकर ले जा सकते हैं। अगर वे बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि वे पत्थरों तक पहुंचने से पहले कस्बे तक न पहुंच पाएं और इस चक्कर में खेतों में काम करने से भी कम कमाई होगी। हर कोई सोच में पड़ गया। लिंसिया फैन की बातों में बहुत दम था। ये देखकर कि ज्यादातर गांव वाले मान गए थे, लिंसिया फैन ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं भविष्य में पैसे कमाने के लिए सबके साथ मिलकर काम करूंगा। ज्यादातर गांव वाले राजी हो गए, लेकिन ली दानियो नाखुश था। अगर लिंसिया फैन सफल हो गया तो क्या वह उससे बदला नहीं लेना चाहेगा? क्या तब भी उसका जीवन सुखमय हो पाएगा? भाइयों, लिंसिया फैन के बहकावे में मत आओ। सोचो, इस साल मौसम अच्छा था, लेकिन अगर सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद हो गईं, तो जिंदा रहने के लिए तुम्हें पत्थर बेचने पर ही निर्भर रहना पड़ेगा।
ली दानयू, तुमने जल्दबाजी में उन्हें मनाने की कोशिश की है। कितनी बेतुकी बात है। अगर सूखा पड़ता है तो पैसा होने पर भी तुम पर्याप्त भोजन नहीं खरीद पाओगे। लिंसिया फैन ने तीखे स्वर में पलटवार किया। सूखे के दौरान कीमतें आसमान छूने लगेंगी और पैसे होने के बावजूद हो सकता है तुम्हें खाने के लिए पर्याप्त अनाज न मिले। ली दानयू और बहस करना चाहता था, लेकिन गांव के मुखिया ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ली दानयू, बस बहुत हुआ। ये पत्थर की खदान मूल रूप से लिंजियाओ फैन की थी। इसे देना उसकी दयालुता है, न देना केवल अपना कर्तव्य निभाना है। अगर हमें पैसे दिए जाते तो हम कोई पैसा नहीं कमाते। जब गांव का मुखिया बोला तो सबने आह भरी, फिर घर जाकर सोने की तैयारी करने लगे। यह आह इसलिए नहीं थी कि लिंजिया फैन ने पत्थर की खदान नहीं दी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वे पैसा कमाने का एक मौका चूक गए थे। सबके जाने के बाद लूसी सीधे दौड़ती हुई आई। पतिदेव, आप बहुत अद्भुत हैं। आपने सच में कमाल कर दिया। उसके शब्दों के साथ एक ताजा खुशबू आई और जैसे ही वह उसकी बाहों में झुकी, लिंसिया फैन ने स्वाभाविक रूप से उसे गले लगा लिया। लूसी का शरीर बहुत मुलायम था, जैसे उसकी हड्डियां ही न हो, जिससे वह उसकी बाहों में बहुत आरामदायक महसूस कर रही थी। बेशक, क्या तुम नहीं देखती कि तुम्हारा पति कौन है? लिंसिया फैन ने गर्व से अपना सिर उठाया और उसके बालों को सहलाया। ये बहुत अच्छा है। पतिदेव, अगर हम चूना बनाएं तो क्या हम रोज पेट भर खाना खा सकते हैं? लूसी ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं, उसे कसकर गले लगाया और उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा। अचानक खुशियां इतनी जल्दी आ गईं कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। बस 2 दिन पहले तक वह भूख से तड़प रही थी। लिंसिया फैन लूसी की भावभंगिमा देखकर खुश हुआ। उसने उसका सिर सहलाया और मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल। मैं तुमसे वादा करता हूँ, न केवल तुम रोज पेट भर खाओगी, बल्कि तुम्हें हर भोजन में मांस भी मिलेगा, जब तक कि तुम इसे खा खाकर ऊब ना जाओ। ये सुनकर लूसी खुशी से उछल पड़ी। सच में, ये तो अद्भुत है। अब से हमें रोज मांस खाने को मिलेगा। लूसी का खुश चेहरा देखकर हर कोई प्रसन्न था। वे भी सच में बहुत खुश महसूस कर रहे थे। भविष्य में जब तक वे कड़ी मेहनत करते रहेंगे, वे रोज पेट भर खा सकेंगे। उनके लिए ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वैसे आज रात हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, लिंसिया फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा काम? वे हैरान हुए और उत्सुकता से पूछा। आज रात पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वे शराब बनाना जारी नहीं रख सकते थे। उनके घर लगभग साफ सुथरे हो चुके थे, इसलिए उसे कोई और काम नहीं सूझ रहा था। सबकी उत्सुकता देखकर लिंसिया फैन ने आगे कहा, चोर को पकड़ना। एक चोर? चोर कहां से आया? चोरी करना बहुत बुरा काम है। गांव का एक पुराना नियम है, अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे या तो निकाल दिया जाता है या गंभीर मामलों में मौके पर ही मार दिया जाता है। इसलिए जब तक कोई ऐसा अकाल न पड़े जिससे लोग भूखों मरने लगे, गांव में कोई चोरी नहीं करता। जहां तक बाहरी लोगों की बात है तो इसकी संभावना और भी कम है। उनका घर इतना गरीब है कि कोई सामान्य चोर यहां देखने की जहमत भी नहीं उठाएगा। सारा खाना घर के अंदर रखा हुआ था, इसलिए अगर कोई देखता भी तो उसे केवल पत्थरों और लकड़ियों का ढेर ही दिखाई देता। पतिदेव, चोर कहां से आ सकता है? सबने बहुत देर तक सोचा, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि उनकी चीजें चुराने के लिए कोई चोर कहां से आ सकता है। ली दानयू, ये देखकर कि मैं चूना बना सकता हूँ, भविष्य में पक्का मुझसे जलेगा। वह ये भी सोच सकता है कि चूंकि मैं चूना बना सकता हूँ तो वह भी बना सकता है। जब वह चूना बना लेगा तो वह इसे गांव वालों को मेरी जमीन वापस लेने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि वह आज रात खदान में जाएगा ताकि कुछ पत्थर चुरा सके और फिर खुद ही इसे समझने की कोशिश करे। देखते हैं कि फैन ने कितनी शांति से अपना अनुमान साझा किया। सबने सुना और अचानक समझ गए। ली दानयू के स्वभाव को देखते हुए यह बहुत संभव है कि वह आज रात कुछ चुराने की कोशिश करेगा। पतिदेव, आप बहुत चतुर हैं। लूसी ने सच्चे मन से उसकी प्रशंसा की। ठीक आज रात हम उसे पकड़ेंगे और फिर उसे गांव के मुखिया के पास भेजेंगे। नियमों के अनुसार उसे गांव से निकाल दिया जाएगा, उसके आलसी और लालची स्वभाव के साथ। एक बार जब वह बाहर हो जाएगा तो उसके लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, लिu युनयान ने उत्साह से कहा। वह ली दानयू को बहुत पहले से नापसंद करती थी, खासकर उसके बदसूरत चेहरे और बदतमीज जुबान की वजह से। हाँ, चलो हम सब मिलकर उसे गांव से बाहर निकाल दें। लू सीसी ने भी उत्साह से सिर हिलाया, लापरवाही से एक लकड़ी का डंडा पकड़ लिया और उसे जोर से घुमाने लगी, मानो वह कल्पना कर रही हो कि ली दानयू किसी अनजान जमीन पर भूखों मर रहा है। नहीं, हम उसे आज रात बाहर नहीं निकाल सकते। अगर वह पत्थर चुराने खदान में जाता है, भले ही हम उसे रंगे हाथों पकड़ लें, हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं होंगे। लिंसिया फैन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यह कोई नया जमाना नहीं है। यहाँ सबूत दर्ज करने के लिए कोई यंत्र या कुछ भी नहीं है। अगर वे ली दानयू को पकड़ भी लें, जब तक वह इसे स्वीकार करने से इनकार करता है, वे कुछ भी साबित नहीं कर सकते। ये सुनकर लिu युनयान और लू सीसी निराश दिखी, मानो उन पर किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। लू शरेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी और उसे एक तरकीब सूझी, तो हमें गांव के मुखिया को बुलाना चाहिए। अगर वह वहां होगा तो वह भी इसे साबित करने में मदद कर सकता है। नहीं, भले ही हम और गांव के मुखिया इसे देख लें, फिर भी यह साबित करना मुश्किल है कि उसने कुछ चुराया है।
लू शो शो ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अगर कोई भी घरवाला और गांव का मुखिया गवाही दे दे तो किसी पर भी झूठा आरोप लगाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ठीक है, जब हम उसे पकड़ेंगे तो हम उसे पीट सकते हैं और उससे चांदी उगलवा सकते हैं। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। चूंकि पहले उसी ने चोरी की थी, इसलिए लिंसिया फैन ने थोड़ी देर सोचा और एक योजना बनाई। हो सकता है कि यह भविष्य की परेशानी को पूरी तरह से न रोक पाए, लेकिन इससे उनका गुस्सा जरूर निकल जाएगा। बढ़िया विचार है, चलो ऐसा ही करते हैं। लियानयन ने कार्रवाई करने के लिए आतुर होकर अपनी मुट्ठी भींच ली। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, ली दानियों के घर से चीजों के टूटने की आवाजें लगातार आ रही थीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं सच में बहुत आग बबूला हूँ। लिंसिया फैन, उस छोटे से उपद्रवी ने मुझे धोखे से चांदी के 6 तोलों से वंचित कर दिया। महज 2 दिनों में ली दानियू ने अपने पैर से एक मेज को लात मारकर पलट दिया था। उसका घर अब अस्त व्यस्त था। जो कुछ भी तोड़ा जा सकता था वह टूट चुका था और मेज कुर्सियां सब जमीन पर पड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिंसिया फैन जैसे एक सीधे साधे गंवार लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उसने उसे धोखे से जमीन का एक ऐसा टुकड़ा चुनने पर मजबूर किया था जो बेकार था, लेकिन पता चला कि वहां एक पत्थर की खदान थी। उसने भट्टी में बस कुछ पत्थर फेंके और उसमें से रोशनी पैदा हो गई। खदान वाली वह जमीन मेरे ही मार्गदर्शन में चुनी गई थी। वह न केवल इसकी कद्र नहीं करता बल्कि मुझे उकसाता भी रहता है। ये देहाती गंवार, ये सच में मुझे पागल कर रहा है। उसने ये कहा और अचानक गिरी हुई मेज पर मुक्का मार दिया। कड़ाक, आह! मेज के पाए के टूटने की आवाज और ली दानियों की चीख एक ही समय पर आई। ली दानियों ने अपने हाथों को पकड़ लिया और कराहते हुए जमीन पर बैठ गया। वह पहले इतना गुस्से में था कि उसने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी थी। साथ ही उसका शरीर पहले से ही कमजोर था और अब उसे लगा कि उसकी हड्डियां टूट गई हैं। दर्द बहुत तेज था और उसके चेहरे से ठंडा पसीना टपकने लगा। जल्दी बाहर आओ और मेरे दर्द को सहलाओ, ली दानियू अपनी पत्नी पर चिल्लाया। ली दानियू का स्वभाव पहले से ही खराब था और वह अक्सर गालियां देता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को कभी नहीं मारा था। अब जबकि वह इतने गुस्से में था, औरतें डर के मारे कांप रही थी, किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुस्से से ऐंठे उसके चेहरे को देखकर औरतें और भी डर गईं। क्या तुम सब मर गई हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं दर्द से मरने वाला हूँ? यहाँ आओ। किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और एक जवान औरत लड़खड़ाती हुई आगे आई। ली दानियू उसे घूरकर देख रहा था। वह डरी हुई थी, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह कांपते हुए पास पहुंची और उसकी चोट पर फूंक मारने के लिए झुकी, लेकिन वह इतनी घबराई हुई थी कि उसने गलती से उसके घाव को फिर से छू लिया। एक जोरदार थप्पड़ की गूंज उठी और वह औरत थप्पड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी, बुरी तरह लड़खड़ा गई। किसी काम की नहीं, निकल जाओ यहाँ से, ली दानियू चिल्लाया। वह जवान औरत जल्दी से उठी, रोते हुए वापस कमरे में भाग गई। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने जोर से रोने की हिम्मत नहीं की। जब से वह इस घर में आई थी, उसने हर दिन दिन रात काम किया था, फिर भी उसे कभी भरपेट खाना नहीं मिला, जबकि घर में बहुत खाना था। इतना ही नहीं, बल्कि उसे ली दानियों की अनुचित गालियां और मार भी सहनी पड़ती थी। आज रात के बारे में सोचकर जब लिंसिया फैन अपनी पत्नी के लिए धूल पोंछ रहा था, तो उसे अंदर ही अंदर और भी दुख हुआ। दूसरे पति इतने जवान, सुंदर और देखभाल करने वाले क्यों हैं, जबकि उसका पति केवल आलसी होना और हर दिन लोगों को मारना ही जानता है। लेकिन वह इन सभी भावनाओं को अंदर ही घूंट कर रह गई। बाहरी दालान में ली दानियू जमीन पर बैठा था, उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। कुछ देर बाद एक चूहे ने बाहरी दालान में सन्नाटा सुना और अचानक अंदर से बाहर निकल आया और बाहर की तरफ भागने लगा। सत्यानाश, ये फिर से अनाज चुरा रहा है। ली दानियू का मिजाज फिर से भड़क उठा और वह गुस्से से कांपने लगा। उसने किसी हथियार के लिए चारों ओर देखा, लेकिन पास में कोई नहीं मिला, इसलिए उसने जल्दी से अपना जूता उतारा और पूरी ताकत से उसे दे मारा। हालांकि छोटा चूहा फुर्ती से चकमा दे गया। जाने से पहले वह वापस मुड़ा और ली दानियू पर 2 बार चींची की, मानो उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। तुम साले! ली दानियू उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन जब वह खड़ा हुआ तो उसकी सांस फूल गई और वह लगभग बेहोश हो गया। हाल ही में सब कुछ गलत हो रहा था और उसकी भावनाएं बहुत अस्थिर थीं। उसे लगा कि वह अब और नहीं सह सकता। ये देखकर चूहा अभी भी नहीं गया और ली दानियू को देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। हमेशा खाना चुराता रहता था। चुराना! ली दानियू को अचानक कुछ याद आया और उसने अपना माथा पीट लिया। हाँ, मैं जाकर कुछ पत्थर चुरा सकता हूँ, वरना लिंसिया फैन गांव वालों को इसलिए मना पाया क्योंकि उन्हें चूना बनाना नहीं आता था। और ऐसे ही खदान में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वह खुद चूना बनाने का कोई तरीका ढूंढ ले तो उसके पास गांव वालों से खदान का इस्तेमाल करने की मांग करने का एक कारण होगा। यहाँ तक कि लिंसिया फैन, जो बस ऐसे ही काम कर रहा था, वह भी चूना बना सकता है। इसलिए अपनी खुद की बुद्धिमत्ता और कौशल के साथ जब तक उसके पास कच्चा माल है, चूना बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसे यकीन था कि अगर वह कुछ पत्थर चुराने गया या प्रयोग किया, तो वह उसे झुकने पर मजबूर कर सकता है, और वह न केवल अच्छी प्रतिष्ठा हासिल कर सकता है बल्कि चूना बनाने की विधि से बड़ा मुनाफा भी कमा सकता है। यह एक अचूक योजना थी। ली दानियू के दिमाग में उसकी योजना साफ होती जा रही थी। उसने तुरंत रात के लिए कुछ चुराने का फैसला किया।
खदान के एक कोने में 6 आकृतियां जमीन पर लेटी हुई थी, ध्यान से देख रही थी। ये लिंसिया फैन का परिवार था। लू यिन यिन ने अपने सिर पर एक कपड़े का थैला रखा हुआ था और आसमान में ऊंचे चांद को थकी हुई नजरों से देख रही थी। एक हल्की हवा बही और उसने जम्हाई लेते हुए कहा, पतिदेव, क्या आपको लगता है कि ली दानियो आज रात सच में आएगा? लिंसिया फैन ने खाली पहाड़ी इलाके को देखा और उसे भी अनिश्चितता महसूस हुई। सिद्धांत रूप में ली दानियो के स्वभाव को देखते हुए उसे आज रात निश्चित रूप से आना चाहिए। क्या मैंने उसे ज्यादा ही आंक लिया है? उसने अभी तक पत्थर चुराने आने के बारे में सोचा भी नहीं है। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, शायद उसका दिमाग ठिकाने आ जाए। लिंसिया फैन बोला, हमने बहुत लंबा इंतजार कर लिया। अगर हम अभी गए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पहरेदारी कर रही लूसी को नींद आ रही थी। उसने अपनी लाठी के सहारे सिर टिका रखा था और सोने से बचने की कोशिश कर रही थी। आधे घंटे पहले सब लोग पहाड़ी पर छिपने आए थे। उसे लगा था कि चोर को पकड़ना मजेदार होगा, इसलिए उसने खुशी खुशी पहरेदारी का काम ले लिया। लेकिन किसे पता था कि यह इतना उबाऊ होगा। नहीं, मैं सो नहीं सकती। लू सीसी ने अपना सिर हिलाया, खुद को जगाए रखा और दूर देखने लगी। तभी दूर एक साया अचानक दिखाई दिया। लू सीसी ने अपनी आंखें मली, ये पक्का करने के लिए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, और उसकी आंखें चमक उठी। वह फुसफुसाई, कोई आ रहा है। पल भर में सब चौकन्ने हो गए और अपनी लाठियों को कसकर पकड़ लिया। लू यिन यिन ने भी अपने कपड़े के थैले को कसकर पकड़ लिया। वैसे यिन यिन, उस थैले में क्या है? लू सीसी ने हंसी रोकते हुए पूछा। तुम्हें क्या पता, बच्ची? लू यिन यिन ने लू सीसी की तरफ आंखें घुमाई। इससे थोड़ा माहौल बनता है, लेकिन हम कोई लुटेरे थोड़ी हैं। काफी करीब आ गया है। चुप रहो, वे आ रहे हैं। साया और करीब आ रहा था। वह ली दानियू था, जो काफी नीच लग रहा था। ली दानियू एक कुदाल पकड़े हुए था और आसपास छिपते हुए चल रहा था। उसे खुदाई के लिए एक सही जगह मिल गई और उसने अपनी कुदाल से खोदना शुरू कर दिया। वह किसी बात पर खुश लग रहा था, धूर्तता से मुस्कुरा रहा था और खुद से बड़बड़ा रहा था, खदान के लिए कुदाल अच्छी नहीं होती, खासकर जब पत्थर सख्त हो। बहुत देर बाद उसने आखिरकार एक छोटा सा टुकड़ा खोद निकाला। इतनी मेहनत के बाद उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और अपनी कुदाल की ओर देखा, जिसमें अब एक दरार आ गई थी। अगर मैंने खोदना जारी रखा तो ये टूट सकती है। सत्यानाश, मेरी कुदाल फिर से खराब हो गई। भाड़ में जाओ लिंसिया फैन, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गालियां बकने के बीच में ही उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने उसके सिर पर कुछ लपेट दिया है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये चांदी चुरा रहा है। चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो। एक मीठी और सुरीली महिला की आवाज उसके कानों में गूंजी। जैसे ही वह सफाई देने वाला था, उसे लगा कि उस पर लाठियों की बारिश हो रही है। मुझे मारना बंद करो, मैं चोर नहीं हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ली दानियू को तब तक पीटा गया जब तक कि उसका सिर चकराने नहीं लगा और वह जमीन पर पड़ा रहम की भीख मांगने लगा। हालांकि उसकी गुहारों के बाद भी लाठियां नहीं रुकी, बल्कि वे और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। चांदी चुराना बंद करो, चांदी चुराना बंद करो, मुझे और मत मारो, मेरी गलती थी, मैं अब चोरी नहीं करूंगा। ली दानियू ने जमीन पर छटपटाना छोड़ दिया। पूरे समय उसका सिर एक कपड़े के थैले से ढका हुआ था। जब भी वह थैले को हटाने के लिए हाथ ऊपर करता, लाठियां उसके हाथों पर बारिश की तरह बरस पड़ती। उसे लगा कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आखिरकार उसने तो बस पत्थर का एक टुकड़ा चुराया था और कोई चांदी देखी भी नहीं थी। लिंसिया फैन ने देखा कि ली दानियू अब बेहोश होने ही वाला है, तो उसने सबको रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। जल्दी करो और सारी चुराई हुई चांदी सौंप दो, लिंसिया फैन ने अपनी नाक दबाकर एक भारी आवाज में कहा। लेकिन उसका नाटक काफी कच्चा था और ली दानियू तुरंत समझ गया। हसिया फैन, क्या वह तुम हो? हसिया फैन, मैं दानियू काका हूँ, कोई चोर नहीं। शर्मिंदा होकर लिन हसिया फैन ने खांसते हुए कहा, नहीं हसिया फैन, मैं हसिया फैन नहीं हूँ, मैं लू उर्गू हूँ। फिर लिन हसिया फैन ने एक लाठी उठाई और उसे फिर से जोर से मारा। हसिया फैन, मैं सच में तुम्हारा। ली दानियू सफाई देना चाहता था, लेकिन लाठियों की बौछार ने उसे बीच में ही रोक दिया। ठीक है, ठीक है, मैं गलत था, मेरी गलती थी। तुम हसिया फैन नहीं हो, तुम लू इर्गू हो। ली दानियू, जो अब और मार सहने की हालत में नहीं था, ने अपनी नाक पकड़कर हार मान ली। लेकिन मैंने पैसे नहीं चुराए, मैं तो बस कुछ पत्थर खोदना या उनके साथ खेलना चाहता था। बकवास, मैंने यहाँ जो चांदी के 2 तोले छोड़े थे, वे गायब हैं। केवल तुम ही यहाँ हो तो पक्का तुमने ही चुराए होंगे, लिन शियाओफेन ने दृढ़ता से कहा, जिससे पास की कुछ महिलाएं धीरे से हंसने लगी। मैंने सच में कुछ नहीं लिया, बड़े भाई, मेरी गलती थी, मैंने लिया है, मैं इसे अभी तुम्हें वापस कर दूंगा। ली दानियू अभी भी संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसे एक और बेरहम मार खानी पड़ी। मैंने लिया है, मैं इसे अभी लौटाता हूँ, मुझे मारना बंद करो। ली दानियू ने अपने शरीर को टटोला और धीरे से बड़बड़ाया, क्योंकि उसे और मार पड़ने का डर था। काफी देर बाद उसने अपनी पैंट के अंदर की एक जेब से चांदी के 2 तोले निकाले। घर पर चांदी रखना सुरक्षित नहीं था, इसलिए गांव वाले अक्सर इसे अपने साथ ही रखते थे।
तुम्हारी चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे अपने लिए एक सबक समझो। फिर भीड़ ने ली दानियों को थोड़ी और देर तक पीटा जब तक कि उन्हें तसल्ली नहीं हो गई। यिन यिन दीदी, तुमने मेरी लाठी क्यों छीन ली? लू सीसी ने गुस्से में कहा। तभी लू यिन यिन के लिए दानियों को पकड़ने के बाद उसने लू सीसी की लाठी छीन ली थी। तुम बहुत कमजोर हो, जब तुम मारती हो तो दर्द नहीं होता। ये बहुत ज्यादा है। अगले दिन लिन हसियाओ फैन ने अपनी आंखें खोली। तब तक सूरज पूरी तरह से चमक रहा था। उसने अलसाते हुए अंगड़ाई ली, उसका सिर थोड़ा भारी लग रहा था। वह पिछली रात देर तक जगा था, इसलिए वह अब तक सोता रहा। पतिदेव, आप उठ गए। लू शियो ने लिंसिया फैन को जागते हुए देखा। उसके कंधे पर एक तौलिया और हाथ में मुंह धोने के पानी का बर्तन था। वह पास आए, उसने बर्तन को बिस्तर के पास रखा और लिन का चेहरा धोने लगी। अरे, मैं ये खुद कर सकता हूँ, लिंसिया फैन ने पल का आनंद लेते हुए कहा, लेकिन उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। 2 दिन पहले वह शहर में काम करने वाला एक अकेला आदमी था। किसने सोचा होगा कि सिर्फ 2 दिनों के बाद वह उठेगा और एक खूबसूरत औरत उसका चेहरा धो रही होगी। पतिदेव, ऐसे छोटे काम आपको नहीं करने चाहिए। इसके अलावा आप कल शहर गए थे और शराब बना रहे थे। आप पहले से ही बहुत थके हुए हैं। हमें आपका चेहरा धोने दीजिए। लिंसिया फैन ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वह केवल इस पल का आनंद ले सकता है। अपना मुंह धोने और नाश्ता करने के बाद लिंसिया फैन ने शराब बनाना जारी रखने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले कि वह उठ पाता, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं आ रही हूँ। लू शियो जल्दी से दरवाजा खोलने गई। लिंसिया फैन उलझन में था। उसके घर कौन आ सकता है? कल रात की घटनाओं के बाद ली एयरमजी और ली दानियू निश्चित रूप से उसके दुश्मन बन गए थे। उसका पिछला अवतार काफी पिट चुका था, इसलिए वह शायद गांव में ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। इसके बारे में सोचते हुए वह अंदाजा नहीं लगा पाया कि कौन आ रहा होगा, इसलिए उसने खुद जाकर देखने का फैसला किया। जब दरवाजा खुला तो जानवरों की खाल के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर खड़ा था। वह अंदर आ गया। वह 30 या 40 के दशक का लग रहा था, लगभग 6.25 फुट लंबा। उसके चेहरे पर एक निशान था और शरीर गठीला था। उसके एक हाथ में कपड़े का एक थैला था। लिंसिया फैन ने अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति गांव का नहीं था। पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? लू शियो ने पूछा, जिससे लिंसिया फैन, जो अभी तक उलझन में था, अचानक समझ गया कि क्या हो रहा है। वह एक पल के लिए रुका, मुस्कुराया और बोला, ससुर जी, कृपया अंदर आ जाए। आमतौर पर एक बेटी की शादी के बाद उसका परिवार ज्यादा दखल नहीं देता है। ये व्यक्ति शायद लू को देखने आया था, लेकिन कारण चाहे जो भी हो, वह उसका ससुर था और वह उचित शिष्टाचार को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। लू शियो के पिता का नाम लू चेउंग था, जो एक पुराना शिकारी था। आंगन में प्रवेश करने के बाद लू चेउंग ने चारों ओर देखा। घर थोड़ा पुराना था, जिसके आंगन के एक तरफ पत्थरों का ढेर था और दूसरी तरफ लकड़ियां। घर के अंदर लिन हसिया फैन ने लू चेउंग को बैठने के लिए कहा, जबकि उसने जल्दी से नहा लिया और मेज से बचा हुआ खाना साफ कर दिया। लू चेउंग ने बचे हुए चावल को देखा और घबराहट में अपनी लार ली। अपने बेटे को बचाने की हताशा में उसने सुबह सवेरे ही यात्रा शुरू कर दी थी और उसे खाने का समय नहीं मिला था। जहां तक उसके इतनी देर से पहुंचने का सवाल था, इसका कारण ये था कि वह उस इलाके से अनजान था और कई बार गलत रास्ता भटक गया था। ससुर जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी इस छोटी सी कुटिया में आएंगे। मैंने कोई तैयारी नहीं की है। लिंसिया फैन मुस्कुराया और औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए पहले बोला, कोई बात नहीं, मुझे आने से पहले बता देना चाहिए था। असुविधा के लिए खेद है। उन्होंने घर के अंदर एक दूसरे से विनम्र बातें की, लेकिन दोनों में से किसी ने भी गंभीर बात नहीं छेड़ी। लिंसिया फैन सीधे लू एर्गू को छोड़ने का सुझाव नहीं दे सकता था, क्योंकि ऐसा लग सकता था कि वह लू परिवार की चापलूसी कर रहा है। लू चेउंग ने सोचा था कि वह अपने साथ लाया हुआ थोड़ा खाना निकालेगा और फिर लू एर्गू को छोड़ने का प्रस्ताव रखेगा, ताकि दोनों पक्षों की इज्जत बनी रहे। लेकिन लिंसिया फैन के घर में बढ़िया अनाज और मांस देखकर उसे लगा कि अपना थोड़ा सा सामान दिखाना उचित नहीं होगा। चूंकि लिंसिया फैन और अन्य लोगों ने अभी अभी नाश्ता खत्म किया था, घर में अभी भी मांस की महक आ रही थी। लू चेउंग ने जल्दी यात्रा शुरू की थी और अभी तक कुछ नहीं खाया था। अब मांस की महक सूंघकर उसका पेट और जोर से गुड़गुड़ाने लगा। ससुर जी, क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया है? मैं श्यो श्यो से कहता हूं कि आपके लिए कुछ और खाना बना दे। लिंसिया फैन ने लू चेउंग की झिझक देखी और जल्दी से खामोशी तोड़ी। श्यो श्यो, अपने पिताजी के लिए कुछ खाना ले आओ। आपको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। लू चेउंग ने जल्दी से मना कर दिया। आज वह यहाँ मदद मांगने आया था, इसलिए उसके लिए खाना बनाना उचित नहीं होगा। पिताजी, थोड़ा सा खा लीजिए, लू श्यो श्यो ने कहा। उसने सुबह के बचे हुए चावल एक कटोरे में निकाले, उसके ऊपर 2 चम्मच मांस का शोरबा डाला, मांस के कुछ टुकड़े मिलाए और उसे मेज पर रख दिया। अपने सामने सुंदर और सभ्य लू श्यो श्यो को देखकर लू चेउंग की आंखों में राहत की झलक दिखाई दी। श्यो श्यो, अतीत में मैंने ही तुम्हें और तुम्हारी बहनों को निराश किया था, लू चेउंग ने कुछ पछतावे के साथ कहा, लेकिन अब जब मैं तुम सबको खुशहाल देखता हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। ये सुनकर लिंसिया फैन ने अपनी भौहें चढ़ा ली।
वह हमेशा से लू परिवार की स्थिति के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। तुम्हारी माँ के मरने के बाद तुम्हारी चाची ने अपनी जान की धमकी देकर मुझे तुम तीनों बहनों को दूर भेजने के लिए मजबूर किया। तुम लोगों ने इन सालों में बहुत दुख सहे हैं। ये अनाज तुम्हारे लिए है। हालांकि ये थोड़े कम लग सकते हैं। लू चोंग ने अपने हाथ में कपड़े का थैला खोला, जिसमें लगभग 30 से 40 सेर अनाज था, जिसमें मोटा और बढ़िया दोनों तरह का अनाज मिला हुआ था, जो शायद औसत दर्जे का था। एक साधारण परिवार के लिए यह एक बड़ा उपहार था। चल रहे युद्ध, भारी करों और संभावित अकाल को देखते हुए ये 30 या 40 सेर अनाज जान बचा सकता था। लेकिन लिंसिया फैन के परिवार के लिए यह शायद ज्यादा न हो। कोई बात नहीं पिताजी, वह सब अतीत की बात है और आपने भी हमारी बहुत मदद की है। लू शियो के मन में कोई खास कड़वाहट नहीं थी। हालांकि उसके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन उसने उन्हें कुछ जमीन और खाना दिया था। अगर वह ज्यादा शिकार पकड़ लेता तो वह उन्हें कुछ भेज देता। उसने उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी। उस समय कई पिता बस अपनी बेटियों को छोड़ देते थे। वह जिससे वास्तव में नफरत करती थी वह उसकी चाची और छोटा भाई थे। खाना ठंडा हो रहा है पिताजी, आपको पहले खाना खा लेना चाहिए। लू चांग ने लू शुशा को देखा और उसे उसकी आंखों में कोई वास्तविक शिकायत नहीं दिखी। उसने राहत महसूस की। अपने सामने रखे खाने, अनाज और कुछ मांस को देखकर लू चांग ने लारने ली। अगर ऐसी बात है तो मैं भी संकोच नहीं करूंगा। खाना पहले ही परोसा जा चुका था और न खाना असभ्यता होती। ये सोचकर लू चांग ने खाना शुरू कर दिया। खाना खत्म करने के बाद वह बोलने से पहले हिचकिचाया। हमारे परिवार के एर्गो की कल गलती थी। वह बचपन से ही बिगड़ा हुआ है। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। साथ ही मैं आपसे मदद मांगना चाहूंगा। कृपया उसे जाने दें। कल लिंसिया फैन ही था जिसे पीटा गया था। अगर लिंसिया फैन अधिकारियों के पास जाता और उन्हें कुछ पैसे देता तो लू एर्गो को बाहर निकालना मुश्किल नहीं होता। लिंसिया फैन ने कहा, कल हमें देखते ही लू एर्गो ने शो का अपमान किया। ये किसी दुश्मन से मिलने जैसा था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन केवल तभी जब शो चाहेगी। उसने शुरू में सोचा था कि लू एर्गो को जेल में ही रहने दिया जाए ताकि वह खुद अपने कर्मों का फल भुगते। लेकिन उसके ससुर उपहार लेकर आए थे, इसलिए मना करना असभ्यता होती। हालांकि उसे शो की ओर से लू एर्गो को माफ करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उसने यह फैसला उसी पर छोड़ दिया। शो, तुम इस बारे में क्या सोचती हो? लू चोन असहज दिख रहा था। वह जानता था कि कैसे लू एर्गो ने लू शो और उसकी बहनों के साथ व्यवहार किया था, उन्हें पीटा और उनका अपमान किया था। कल सड़क पर लू एर्गो ने फिर से उसका अपमान करना शुरू कर दिया था। इसलिए लू एर्गो को माफ करना उसके लिए मुश्किल होगा। उसने अपने पिता की ओर देखा, जो परेशान लग रहे थे और उसके चेहरे पर दुविधा के भाव थे। वह लू एर्गो को कड़ी सजा देना चाहती थी, यहां तक कि अगर वह जेल में मर भी जाए तो उसे कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि उसके पिता बहुत ज्यादा दुखी हो। एक तरफ बदला था तो दूसरी तरफ उसके पिता की भलाई। एक लंबी खामोशी के बाद लू शो ने अंदर ही अंदर कोई फैसला कर लिया। पतिदेव, हमने उसे पहले ही एक सबक सिखा दिया है, अब उसे जाने दीजिए। अगर वह दोबारा ऐसा करने की हिम्मत करता है तो हम उसे माफ नहीं करेंगे। अंत में उसने लू एर्गो को छोड़ने का फैसला किया। अन्य परिवारों की तुलना में लू चेउंग ने उसकी 3 बहनों और उसकी मां के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया था। अगर इसका मतलब सब कुछ बेचना भी होता तो लू चेउंग लू एर्गो को बचाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेता। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता इस मामले को लेकर परेशान हो। ठीक है, धन्यवाद। लू चेउंग ने धन्यवाद कहने से पहले काफी देर तक संकोच किया। उस हटे कट्टे आदमी को देखकर लिन हसियाओफेन ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। लू लिन और लू शीशी अपनी गंभीर बातचीत खत्म करने के बाद भी खुशी से मुस्कुराते हुए अंदर आई, खासकर लू शीशी जो खुशी से उछल रही थी। पिताजी, आप यहाँ हैं। पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आई। जब लू यिन छोटी थी तो वह अक्सर लू चेउंग से उसे शिकार करना सिखाने की जिद करती थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, वह हमेशा लू चेउंग के साथ शिकार पर जाती थी, इसलिए उनका बंधन बहुत गहरा था। लू सीसी, जो लू चेउंग की सबसे छोटी बेटी थी, उसे भी वह सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसके बहुत करीब था। लू चेउंग ने देखा कि उसकी दोनों छोटी बेटियों के मन में जो कुछ भी पहले हुआ था उसे लेकर कोई कड़वाहट नहीं थी और वे उसके बहुत करीब थी। उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा पछतावा भी हुआ। अगर वह अपने रवैये में और सख्त होता तो क्या उन्हें घर से निकाला जाता। सौभाग्य से परिवार के बंटवारे के बाद से इस आधे साल में उसने अपनी 3 बेटियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था, वरना वह जीवन भर पछताता रहता। जिस बात ने लू चेउंग को सुकून दिया वह ये थी कि लिन थियोफैन ने उसकी बेटी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और वह काफी काबिल भी था। उसके साथ रहने पर उसकी बेटी को कोई दुख नहीं सहना पड़ेगा। परिवार दोपहर तक बातें करता रहा, फिर उन्होंने जाने की तैयारी की। अपना ख्याल रखना पिताजी, मुझे आपकी याद आएगी। अलविदा कहते समय किसी का भी बिछड़ने का मन नहीं कर रहा था, खासकर लू सीसी जो लगभग रो ही पड़ी थी। इस जुदाई का मतलब ये हो सकता था कि वे इस जन्म में दोबारा कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे।
इस युग में हालात ऐसे ही थे। ज्यादातर परिवार अपनी बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। एक बार जब वे अपनी बेटियों को विदा कर देते तो उनका संपर्क टूट जाता था। बहुत कम लोग ही दुल्हन के परिवार से मिलने आते थे, और चूंकि यह पुरुष प्रधान समाज था, अगर परिवार का आदमी अनुमति न दे तो महिलाएं अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकती थी। जैसे जैसे सबका मूड और उदास होता गया, लिन फैन ने खामोशी तोड़ी। ठीक है, ठीक है। एक बार जब हम अपना काम खत्म कर लेंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाने ले चलूंगा। उसके दिमाग में शादी के बाद किसी महिला का अपने परिवार से मिलना एक आम बात थी। सच में, पतिदेव, आप बहुत अच्छे हैं। लू जी ने अपने गिरने वाले आंसुओं को पोंछा और लिन शियाओफेन को कसकर गले लगा लिया। लिन शियाओफेन स्वाभाविक रूप से लू सीसी के सिर को थपथपाना चाहता था, लेकिन पास में ही अपने ससुर को देखकर उसने खुद को रोक लिया। जाने से पहले लिन थियोफेन ने मिट्टी की भट्टी को अच्छी तरह से साफ किया, पत्थर की खदान में लकड़ियां भरी और चूना पकाने का एक नया दौर शुरू कर दिया। पिछली बार जो चूना बना था वह ज्यादातर नाकाम रहा था, क्योंकि उसमें पकड़ की कमी थी। पिछली बार से सबक लेते हुए लिन थियोफेन ने और लकड़ियां डाली और परसों सुबह भट्टी खोलने का समय तय किया। उसने चूना बनाने के अपने पिछले 2 प्रयासों के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी दर्ज किए। इस दुनिया में अभी भी कागज नहीं है, केवल बांस की पट्टियां और ब्रश है। लिन फैन को बांस की पट्टियों पर लिखने की आदत नहीं है, और घर में कोई कागज भी नहीं है। इसलिए उसने बस अपने आंगन की एक खुली जगह पर लिख दिया। जब उसे मौका मिलेगा तो वह इस्तेमाल के लिए कुछ कागज बना सकता है, लेकिन अभी के लिए उसे अच्छी तरह से चूना बनाने पर ध्यान देना है। इन कामों को पूरा करने के बाद उसने शहर जाने की तैयारी की। चूंकि वह रोजमर्रा के समय से देर से निकल रहा था, अगर सफर सही नहीं रहा तो वापसी के समय उसे जंगली जानवरों का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए लू यिन यिन ने उसके साथ जाने का फैसला किया। 2 शिकारी भी उनके साथ थे, और लू यिन यिन ने एक घर का बना बड़ा धनुष ले रखा था। लिन फैन ने बहुत सुरक्षित महसूस किया और यहां तक उम्मीद की कि कोई जंगली जानवर उन तीनों को चुनौती देने के लिए बाहर आएगा। सफर काफी सुहाना रहा। शहर में घुसने के बाद लिन फैन ने इस आदमी को देखा। उसकी मूंछें किसी चित्रलिपि के आकार की थीं। वह थोड़ा मोटा था और उसकी मुस्कान बहुत ही सौम्य और दोस्ताना थी। वह बहुत चतुर लग रहा था। अगर वे सरकारी दफ्तर में नहीं मिले होते तो लिन फैन को लगा होता कि वह कोई चालाक व्यापारी है। शी भाई, बहुत दिनों बाद दिखे। अरे क्या वह शाओ चांग नहीं है? मैं तो लगभग तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। तुम तो दिन ब दिन और जवान होते जा रहे हो। क्या ये तुम्हारी बेटी है? ये बहुत ही फुर्तीली है, बिल्कुल तुम्हारे जवानी के दिनों की तरह। ये सिपाही ची और लू ची एक ही गांव के थे। वे बहुत बातूनी थे, और जैसे ही वे मिले उन्होंने खुशी खुशी बातें करना शुरू कर दिया, जैसे पुराने दोस्त फिर से मिल रहे हो। रास्ते में लू ची ने चुपके से चांग के हाथ में कुछ चांदी सरका दी जब किसी का ध्यान नहीं था। चांग भाई, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मुझे आपसे एक काम है। मेरा बेटा सड़क पर लड़ाई करने के आरोप में सरकारी दफ्तर में पकड़ा गया है। मुझे लगा क्या आपके पास मदद करने का कोई तरीका है? लू झोंग ने हल्की सी कांपती आवाज में विनम्र मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर सिपाही जिन चिनली ने अपनी दाढ़ी सहलाई। अगर तुम्हारे बेटे ने सार्वजनिक रूप से लड़ाई की है तो ये थोड़ा मुश्किल है। मुझे सोचने दो कि क्या मैं कोई रास्ता निकाल सकता हूँ। उसने फिर अपनी भौहें सिकुड़ी, जैसे कोई योजना सोच रहा हो। लेकिन कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे के भाव देखकर लू चेउंग ने अपने दांत पीसे और उसे देने के लिए थोड़ी और चांदी निकाली। तब जाकर शिन की भौहें तनाव मुक्त हुई और वह 2 बार मुस्कुराया। चेउंग, मुझे लगता है कि इसे संभालना मुश्किल होगा। मुख्य रूप से 2 समस्याएं हैं। पहली बात, तुम्हारे बेटे ने सरकारी दफ्तर को चुनौती दी है। अगर मैं अपने साथियों को कुछ फायदे दूं तो इसे सुलझाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसे तुम्हारे बेटे को माफ करना होगा। अगर यह कुछ साल पहले की बात होती तो इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन हाल के वर्षों में हालात बदल गए हैं। अगर उस व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और वह शिकायत करने के लिए शोक नगाड़ा बजाने चला गया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये सुनकर अधिकारी चेन ने अपनी छोटी आंखें सिकुड़ी, ये पक्का करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई आसपास तो नहीं है। फिर झुककर फुसफुसाया, मेरे बॉस कप्तान बाओ एक सीधे और सख्त इंसान है। अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो संभालना आसान नहीं होगा। शायद उसे लगा कि लिन फैन से कोई खतरा नहीं है, इसलिए अधिकारी ची आन ने बिना कुछ छिपाए खुलकर बात की। लिन फैन को उम्मीद नहीं थी कि काउंटी में ऐसा कोई ईमानदार व्यक्ति भी होगा। उसने चुपचाप अपने दिमाग में इस व्यक्ति का नाम दर्ज कर लिया। लू चांग ने जल्दी से समझाया, चिंता मत करो भाई। ये वही नौजवान है जिसे पीटा गया था। यह मेरा दामाद है। ये सब एक गलतफहमी थी। ये सुनकर अधिकारी ची ने लिन फैन को ध्यान से देखा। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और साफ तौर पर कोई अमीर या ताकतवर इंसान नहीं लग रहा था। वह दुबला पतला और छोटा था, या तो कुपोषित या बीमार लग रहा था, जिसकी कोई खास हैसियत नहीं थी। अगर ऐसी बात है तो यह आसान है। बस उसे छुड़ाने के लिए मेरे साथ आओ, उसने कहा। अधिकारी ची आन ने अब और हिचकिचाहट नहीं दिखाए और तुरंत मान गया।
उसके लिए किसी को अंदर लाना बस एक जुबान की बात थी। साथियों को फायदा पहुंचाने का विचार बकवास था। सरकार में बहुत कम अधिकारी वास्तव में ईमानदार और साफ सुथरे थे। हर कोई रिश्वत और कमीशन पर निर्भर था, जिसने समय के साथ आपसी दखलंदाजी न करने के अलिखित नियम बना दिए थे। कप्तान बाव भी इस बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। वह बस सभी अधिकारियों को बर्खास्त नहीं कर सकते थे, चाहे वह कितने भी ईमानदार क्यों न हो। वह पूरे विभाग के खिलाफ जा सकते थे, लेकिन उनके कुछ सिद्धांत थे जो उन्हें बिना किसी सीमा के समर्थन और कार्रवाई करने देते थे। अगर कोई चुपके से किसी व्यक्ति को छोड़ देता, जिससे दूसरे लोग अन्याय का रोना रोते और शोक नगाड़ा बजाते, तो वह इसकी गहराई से जांच करते। अरे क्या वह कप्तान बाव नहीं है? अधिकारी चेन की आवाज ने लिन जियाओफैन को उसकी सोच से बाहर निकाला। उसने ऊपर देखा और एक विशाल सांवले चेहरे वाले आदमी को अपनी ओर आते देखा। वह आदमी लगभग 6.25 फुट लंबा था, उसका रंग सांवला और शरीर गठीला था, उसकी नंगी भुजाएं दिख रही थी। वहां खड़ा वह किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। ये कप्तान बाव का बेटा था। उसके चेहरे पर कठोर भाव थे। उसने अभिवादन में हल्का सा सिर हिलाया और फिर तेज कदमों से वहां से चला गया। इस पूरे समय में उसने एक बार भी सीधे अधिकारी चेन की तरफ नहीं देखा। लिन सियाओफैन को हमेशा से अधिकारी चेन जैसे लोग नापसंद थे, जिन्हें सिर्फ मुनाफे से मतलब होता था। उस सांवले बाव तियानसी का चेहरा हमेशा ऐसा सड़ा हुआ रहता है जैसे सबने उसका उधार देना हो। उसे बस थोड़ी सी पदोन्नति मिल गई है, इसमें इतनी खास बात क्या है? तारांकन जब कप्तान बाव दूर चला गया तो अधिकारी चेन धीरे से बड़बड़ाया। कप्तान बाव उन लोगों को नीची नजर से देखता है जो सिर्फ मुनाफा देखते हैं, और वह भी कप्तान बाव को नीची नजर से देखता है क्योंकि उसे लोगों से निपटना और मुस्कुराना नहीं आता। चलो फिर चलते हैं और लू एर्गू को ले आते हैं। लिन हसियाफैन और लू यिन दोबारा लू एर्गू से नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए वे उनके साथ नहीं गए। शहर से उन्होंने लगभग 4 सेर मांस खरीदा और फिर घर की ओर निकल पड़े। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले अच्छा खाना खाया था। लिन थियोफैन को अब पहले से अधिक ताकत महसूस हो रही थी और वह तेजी से चल पा रहा था। वे सूरज ढलने से पहले घर पहुंच गए। घर पर कुछ औरतें पत्थर तोड़ रही थी, कुछ लकड़ियां काट रही थी और कुछ कपड़े सिल रही थी। जब उन्होंने लिन थियोफैन को लौटते देखा तो उन्होंने उसका स्वागत करने के लिए अपना काम छोड़ दिया। अगले कुछ दिनों में मेरी योजना पिछवाड़े में छोटी छोटी भट्टियां बनाने की है ताकि जल्दी चूना बनाया जा सके, जिससे मैं इसका सबसे सही तरीका खोज सकूं। रात के खाने पर लिन थियोफैन ने अपना विचार साझा किया। सिर्फ घर की पुरानी मिट्टी की भट्टी पर निर्भर रहकर आंकड़े जुटाने से उसे जल्द ही कोई सही तरीका नहीं मिलने वाला था। उसके दिमाग में छोटी भट्टी लगभग 1 वर्ग मीटर की थी, जो मुख्य रूप से मिट्टी से बनी थी, जिसके नीचे लकड़ियां और ऊपर खनिज पत्थर रखे जाने थे। उसने अपने पिछले जीवन में जंगल में जीवित रहने का तरीका सिखाने वाले एक वीडियो में इसे बनाने की प्रक्रिया देखी थी, और यह बहुत आसान लग रहा था। खैर, ये भट्टी निश्चित रूप से चूना बनाने के लिए सही नहीं है क्योंकि यह बहुत छोटी है। शायद एक बार में थोड़ा सा ही चूना बने, लेकिन प्रयोगों और आंकड़े जुटाने के लिए ये काफी होनी चाहिए। तारांकन पतिदेव, आप किस भट्टी की बात कर रहे हैं? ली शेरोन उलझन में थी। उसने मिट्टी की भट्टी के अलावा जल्दी चूना बनाने के किसी और तरीके के बारे में कभी नहीं सुना था। लिन सियाओफैन ने काफी देर तक सोचा, लेकिन वह भट्टी के बारे में साफ साफ नहीं समझा सका, इसलिए उसने बस मोटा मोटा बता दिया। ये जल्दी चूना बनाने का एक उपकरण है, जिसमें लकड़ी जलाने के लिए जमीन के नीचे एक गड्ढा खोदा जाता है, और चूना पत्थर को पकाने के लिए जमीन के ऊपर एक छोटा मिट्टी का घर बनाया जाता है। उसने अपने विचारों को सुलझाया और आखिरकार समझ गई कि लिनफैन का क्या मतलब है। लेकिन उसने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। यह शायद उसके पति के दिमाग की अचानक आए कोई उपज थी, और उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं। अगर वे जल्दी चूना बनाने का कोई तरीका खोजना चाहते हैं, तो वे सिर्फ एक मिट्टी की भट्टी पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए उसने आगे कहा, मुझे लगता है कि हम एक और भट्टी बना सकते हैं, ताकि काम तेजी से हो। एक साथ 2 भट्टियों को जलाने से निश्चित रूप से काम में तेजी आएगी। अगर लिन सियाओफैन की भट्टी काम कर गई, तो वे एक ही समय में 3 जगहों पर चूना बना सकेंगे। हालांकि वह तुरंत फिर से चिंतित हो गई, लेकिन कुल मिलाकर चूना पकाने के लिए केवल 3 ही जगहें हैं। रफ्तार अभी भी बहुत धीमी है, और हमें नहीं पता कि हम चूना बनाने के तरीके को कब पूरी तरह सीख पाएंगे। ऐसा नहीं था कि वह निराशावादी थी। मुख्य रूप से चूना बनाना वास्तव में एक कठिन काम है। चिंता मत करो, मेरे पास अपना तरीका है, खाने का एक निवाला निगलने के बाद लिनफैन ने कहा। पिछवाड़ा छोटा है, लेकिन टिन की भट्टियां बनाना कोई समस्या नहीं है। एक साथ कई भट्टियों का परीक्षण करने से हमें चूना बनाने की प्रक्रिया को जल्दी सुधारने में मदद मिलेगी। 10 यह असंभव है, शेरोन झिझकी। उसके दिमाग में चून की भट्टियां चूना पकाने के लिए थीं, तो वे पारंपरिक भट्टी के आकार की ही होनी चाहिए, है ना? पिछवाड़ा छोटा है, जिसमें केवल थोड़ी सी ही जगह बची है। एक भी बनाना मुश्किल लग रहा है, तो वे 10 कैसे बना सकते हैं? भले ही वे पिछवाड़े की सारी जगह का इस्तेमाल कर लें, फिर भी उसमें 10 नहीं आएंगी। भले ही उसका पति बहुत काबिल हो, वह कोई जादूगर तो है नहीं। वह हवा से तो जमीन पैदा नहीं कर सकता, है ना?
पतिदेव, मुझे भी लगता है कि हमारे पिछवाड़े में शायद केवल 2 ही आ सकती हैं। लू शो को भी साफ तौर पर इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पिछवाड़े के कई हिस्से बेकार पड़े सामान और कचरे से भरे हुए हैं, जहां बहुत सारी जंगली घास उगी हुई है। वहां इस्तेमाल करने लायक ज्यादा जगह नहीं है। इसके अलावा पिछवाड़ा काफी छोटा है। कचरा और घास फूस साफ करने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा वे 2 भट्टियां ही बना सकते हैं। यह देखकर कि किसी को उस पर विश्वास नहीं है, लिन सियाओफेन ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, वो तो बस मेरा कम से कम का अनुमान है। अगर हम थोड़ा तालमेल बिठाएं तो हम शायद 14 या 15 भी बना सकते हैं। ये सुनकर लिन सियाओफेन की बात से सभी ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी। लेकिन लिन सियाओफेन के गंभीर चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पति के पास सच में कोई नई तरकीब हो? ली शाओवियन ने कुछ देर सोचा, लेकिन वह इतनी छोटी सी जमीन पर चूना पकाने की 10 व्यवस्थाएं बिठाने का कोई तरीका नहीं सोच पाए। लू शुशा ने भी विचार किया, ये सोचते हुए कि लिन फैन को शायद पिछवाड़े के आकार का पूरा अंदाजा नहीं है। लू यिन और लू सीसी ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण नजरों से देखा, लेकिन अंततः वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। लिन सियाओ फैन के नजरिए से वे शायद एक ही बात नहीं सोच रहे थे। ली शाओकियान बस खाना खा रही थी और लिन सियाओ फैन पर भड़कने से खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। रात के खाने के बाद हर कोई एक साथ पिछवाड़े में गया। लिन फैन ने अनुमान लगाया कि लगभग 20 वर्ग मीटर इस्तेमाल करने लायक जमीन उपलब्ध थी और 10 भट्टियां बनाना निश्चित रूप से संभव था। ध्यान से देखना, मैं तुम्हें ये केवल एक ही बार सिखाऊंगा। प्रक्रिया को फिर से याद करते हुए पहला कदम मिट्टी तैयार करना था। वह पहले एक बाल्टी पानी लाया और पास से कुछ मिट्टी इकट्ठी की, फिर मिट्टी को गूंथा। सूरज पहले ही ढल चुका था, लेकिन उसकी लालिमा अभी भी दिखाई दे रही थी। लिन सियाओ फैन ने समय का हिसाब लगाया और सोचा कि वह अंधेरा होने से पहले काम खत्म कर लेगा। इस समय ली शाओ और अन्य लोग लिन सियाओ फैन के हर कदम को ध्यान से देख रहे थे, इस डर से कि कहीं कोई विवरण छूट न जाए। लिन सियाओ फैन ने एक फावड़ा उठाया और जमीन पर काम करना शुरू किया। लकड़ी रखने के लिए 2 आयताकार गड्ढे खोदे। फिर उसने अपनी उंगलियों से कुछ मिट्टी ली, एक बड़ी मिट्टी की थाली बनाई और उसे धीरे से गड्ढों में रख दिया। नीचे हवा का प्रवाह सुधारने के लिए लिन सियाओ फैन ने अदृश्य उंगली नामक एक विशेष तकनीक का उपयोग किया, जिससे तल पर अंगूठे के आकार के कई छेद बन गए। इससे चूल्हे का आधार पूरा हो गया। पतिदेव, आपका चूल्हा थोड़ा छोटा है। क्या इतने छोटे आधार के साथ आग जलाना घाटे का सौदा नहीं है? आप एक बार में कितने माल को पका सकते हैं? अब मैं समझी। पतिदेव इस छोटी मिट्टी की भट्टी का उपयोग प्रयोग करने के लिए कर रहे हैं ताकि पकाने के लिए सबसे सही तापमान और समय का पता लगाया जा सके। फिर वह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक बड़ी मिट्टी की भट्टी बनाएंगे, है ना? शेरोन ने कुछ पल सोचा और आखिरकार उनका उपयोग समझ गई। उनके परिवार के पास पहले एक मिट्टी की भट्टी हुआ करती थी, जो गांव में सबसे बड़ी थी, इसलिए वह इस बारे में थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन उसने कभी अपने पति के इस तरह के चूल्हे बनाने के तरीके के बारे में नहीं सुना था। हालांकि उसे यह मानना पड़ा कि यह तरीका बहुत ही व्यावहारिक था, जिससे प्रयोगों में बहुत समय और लागत की बचत होती थी। लिन फैन ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि ली शाओरेन में इस क्षेत्र में कुछ हुनर था। भविष्य में वह उसे चूना पकाने की प्रक्रिया संभालने देने पर विचार कर सकता है। उसने आसमान की ओर देखा, जो अब काला पड़ रहा था। मिट्टी को जल्दी सुखाने के लिए लिन फैन ने गड्ढे में कुछ लकड़ियां रखी और उन्हें जला दिया। तेज आंच से चूल्हा जल्दी सूख गया। तारांकन, उच्च तापमान का उपयोग करके मिट्टी को तेजी से सुखाना। तारांकन, अगर हम इसे इस तरह से करते हैं तो क्या मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया बहुत तेज नहीं हो जाएगी? ली शाओरेन एक बार फिर चकित रह गई। इस युग में कई लोग अभी भी चीजों को रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लेकिन क्योंकि सूखने से पहले मिट्टी चिपचिपी होती थी, इसलिए आकार देने के बाद उपयोग के लिए तैयार होने में लंबा समय लगता था। अगर वे इसे पकाने के लिए आग का उपयोग करते हैं तो इसे कुछ ही समय में आकार दिया जा सकता है। उसका पति सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लिन सियाओ फैन मिट्टी की भट्टी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने आधार के किनारों के चारों ओर मिट्टी का ढेर लगाना शुरू कर दिया। उसने चूल्हे को पानी के जग की तरह ऊपर से चौड़ा और नीचे से संकरा डिजाइन किया था। चूल्हे के ऊपरी हिस्से में एक गोल छेद था, जिसका उपयोग पत्थरों को रखने या निकालने के लिए किया जा सकता था, और यह हवा के लिए भी काम करता था। लिन सियाओ फैन ने ऊपर एक और मोटी परत चढ़ाई और उसे आकार देता रहा। सतह को बहुत चिकना बना दिया। चाय का एक प्याला पीने में जितना समय लगता है, उसके बाद लिन सियाओ फैन ने कुछ बार थपथपाया और महसूस किया कि यह काफी मजबूत है। हो गया। सूरज ढलने के साथ ही लिन सियाओ फैन ने अपने हाथ रगड़े। उस छोटे और नाजुक से बॉयलर को देखकर लग रहा था कि यह पारंपरिक भट्टी जैसा बिल्कुल नहीं था। इसमें ज्यादा जगह भी नहीं थी। इसका उपयोग करके चूना पकाना निश्चित रूप से असंभव होगा। ये बहुत थका देने वाला होगा। लेकिन अभी के लिए वे बस प्रयोगों के लिए सही तापमान खोजना चाहते थे, इसलिए इसे छोटा बनाना अधिक सुविधाजनक था। पतिदेव, आपको यह विचार कैसे आया, प्रयोगों के लिए इतना छोटा चूल्हा बनाना? आप सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। सभी औरतें लिन फैन की चतुर तरकीबों से चकित थीं।
परीक्षण के लिए इस छोटे चूल्हे का उपयोग करने से कई चूल्हे एक साथ काम कर सकते थे, जिससे प्रगति तेज होती। इससे खनिज संसाधनों की बर्बादी भी कम होती। केवल इस आविष्कार ने कई समस्याओं को हल कर दिया था। फिर आग से मिट्टी को जल्दी सुखाने का तरीका भी था। अगर वे ऐसा करना सीख गए तो मिट्टी के औजार बनाना बहुत तेज हो जाएगा। हालांकि अब उनके पास चीनी मिट्टी की चीजें थी जो मजबूत, टिकाऊ और सुंदर थी, लेकिन वे आम लोगों के लिए बहुत महंगी थी। ज्यादातर लोग बस साधारण मिट्टी के औजार बनाते थे या सीधे बांस का इस्तेमाल करते थे। बेशक, आखिर तुम्हारा पति कौन है? लिन सियाओफेन ने गर्व से कहा। अंधेरा हो रहा है तो चलो वापस अंदर चलते हैं, वरना हमें बाद में कुछ दिखाई नहीं देगा। बादलों वाली रातों में सच में घुप अंधेरा हो जाता है और उन्हें अंदर जाने के लिए टटोलते हुए रास्ता खोजना पड़ता। शायद लिन सियाओफेन के शब्दों से किस्मत अच्छी हो गई थी, क्योंकि जैसे ही वे घर में घुसे बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया। उन्होंने तेल का एक दिया जलाया और उसे मेज पर रख दिया, जिससे कमरे के अंदर बस थोड़ा ही दिखाई दे रहा था। छोटे से कमरे में 6 लोग एक साथ बैठे थे, जिससे एक गर्मजोशी और अकेलापन दूर होने का एहसास हो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद लिन सियाओफेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। पांचों औरतें सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थीं, न कुछ बोल रही थीं और न ही सोने जा रही थीं, जैसे उन्हें कोई सजा मिल रही हो। तुम लोग सो क्यों नहीं रही हो? एक अजीब सी खामोशी के बाद लू शो शो ने आखिरकार शर्माते हुए चेहरे के साथ कहा, पतिदेव, हमने बिस्तर पहले ही लगा दिया है। लिन सियाओफेन को अचानक समझ में आया और उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि उसने अपने पिछले जीवन में लगभग 30 साल जिए थे, अपनी मृत्यु के समय तक वह अभी भी एक कुंवारा ही था। उसके मन में इस बारे में विचार आते जरूर थे, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। हमारी शादी को अभी 2 ही दिन हुए हैं, इसलिए इस मामले को थोड़ा टाला जा सकता है, लिन सियाओफेन ने नरमी से मना कर दिया। हालांकि आज रात औरतों का उसे आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। लू शो शो ने शर्माते हुए धीरे से उसे याद दिलाया, पतिदेव, संतान पैदा करने के लक्ष्य को मत भूलिए। अगर आप कुछ सालों में ये शर्त पूरी नहीं करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मुसीबत के बारे में सुनकर लिन फैन को उन लोगों की याद आ गई जिन्हें पहले बुरी तरह पीटा गया था, और उसने एक गहरी सांस ली। अंत में दबाव और समझाने बुझाने पर लिन थियोफैन मान गया और सुहागरात के कमरे में सबसे पहले जाने के लिए सबसे समझदार को चुना। बाकी औरतों के लिए वे बस थोड़ा असहज महसूस कर सकती थी और उन्हें अगला कमरा साझा करना पड़ा। जमीन पर एक ठंडी हवा चली, जिसने पीले गिरे हुए पत्तों को उड़ा दिया और जमीन का बहुत सा रंग उड़ा ले गई। तारांकन आछू तारांकन तारांकन आंगन में बाहर बैठे लिन सियाओफेन को अचानक छींक आ गई, जिससे उसकी आराम कुर्सी हिल गई। महज 7 दिनों में सर्दियां आ रही थी और मौसम हर दिन ठंडा होता जा रहा था, खासकर सुबह और शाम को। पतिदेव, सावधान रहिए, कहीं आपको ठंड न लग जाए। लू शो शो घर से बाहर आई, लिन सियाओफेन को एक काला सूती कोट पहनाया और धीरे से उसके कंधों को दबाया। इन 7 दिनों के दौरान सभी ने कड़ी मेहनत की थी और हर किसी ने एक सूती कोट बना लिया था। लेकिन लिन सियाओफेन को लगा कि कोट पहनने से उसके काम करने में रुकावट आ रही है, और चूंकि बहुत ज्यादा ठंड नहीं थी, इसलिए उसने इसे नहीं पहना था। अब घर काफी बदल गया था। रसोई घर को एक जर्जर टूटी हुई फूस की झोपड़ी से एक मजबूत मिट्टी के घर में बदल दिया गया था। घर और आंगन की दीवारों की मरम्मत कर दी गई थी, अब हवा या पानी अंदर नहीं आता था। अंदर मोटी रजाइयों के साथ कई नए बिस्तर थे। लू सीसी कुछ दिन पहले शहर से खरीदे गए कपड़े से लाल रंग की रुईदार जैकेट बना रही थी। पिछवाड़े में 1 दर्जन से ज्यादा चूल्हे भर गए थे। ली शाओरेन को इसमें बहुत दिलचस्पी थी और चूल्हे बनने के बाद वह लिन फैन की मदद करने के लिए यहीं रुकी रही। लिन थियोफैन उससे बहुत खुश था, इसलिए उसने धीरे धीरे उसे चूना बनाने के कुछ तरीके सिखाए और नई सदी के कुछ औद्योगिक विचार भी साझा किए। वह कितना समझ पाती, ये पक्का नहीं था। कुछ दिनों तक सिखाने के बाद ली शाओरेन अब अकेले ही प्रयोग कर सकती थी और आखिरकार लिन फैन को आराम करने का मौका मिल गया। पतिदेव, काम हो गया, चूना बन गया है। ली शाओरेन की उत्साहित आवाज आई, फिर वह पिछवाड़े से भागती हुई आई, उसके हाथों में चूने के कई टुकड़े थे। पतिदेव, अभी अभी एक घान पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है। इसकी गुणवत्ता देखिए। लिन फैन भी आराम कुर्सी से उठ बैठा, अपने सामने सफेद चूने को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बधाई हो। शो शो ने भी ये देखा और मुस्कुरा दी। एक बार चूना बन जाने के बाद उनके पास आय का एक स्थिर साधन हो जाएगा। लिन सियाओफेन ने लापरवाही से चूने के 2 टुकड़े उठाए, उन्हें अपने हाथ में हिलाया और बहुत संतुष्ट हुआ। बहुत बढ़िया, ये अच्छी गुणवत्ता के हैं और अच्छी कीमत पर बिकने चाहिए। क्या तुमने सारे आंकड़े दर्ज कर लिए हैं? पिछले कुछ दिनों की उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाए। इन आंकड़ों के साथ वे बड़ी मात्रा में चूने का उत्पादन कर सकते थे। बेशक, मुझे सब कुछ याद है, लीशा ने जवाब दिया। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला जिस पर 5 शब्द लिखे थे। आग का स्तर 5 केल्विन घंटे के दौरान जलना शुरू हुआ था। आंकड़े दर्ज करना आसान बनाने के लिए लिन फैन ने हर भट्टी के बाहर लकड़ी का एक टुकड़ा रखने का फैसला किया था, ताकि अंदाजा लग सके कि कितनी लकड़ी डाली गई थी और वह कब जली थी। अगर आंकड़े काम के साबित हुए तो वे उन्हें रख लेंगे।
अगर नहीं तो वे अगली बार उसे जला सकते हैं जिससे ज्यादा जगह भी नहीं घिरेगी। यह जमीन पर लिखने से कहीं बेहतर था। बहुत खूब, अब हम बड़े पैमाने पर चूना बना सकते हैं। अब जबकि चूना बन चुका था, लिंडसे और फैन ने अगले कदम पर बढ़ने की योजना बनाई, खून रोकने वाली दवा बनाना और थोक में चूने का उत्पादन करना। बड़ी मात्रा में चूना बनाने के लिए उन्हें कई बड़ी मिट्टी की पहाड़ियों की आवश्यकता थी। जिस घर के बारे में वे सोच रहे थे वह बहुत बड़ा नहीं था और उसकी जगह भी सही नहीं थी, इसलिए वहां मिट्टी की पहाड़ियां बनाना काफी मुश्किल था। हालांकि चूना पत्थर की खदान के पास एक बड़ी और हवादार हवेली थी जिसके चारों ओर बहुत जगह थी। अगर वे गांव के मुखिया से बात करें तो वे वह घर और आसपास की जमीन खरीदकर कई पहाड़ियां बना सकते हैं। चूंकि वह घर ठीक चूना पत्थर के पहाड़ के नीचे था, इसलिए परिवहन का खर्च बहुत कम हो जाएगा। उसने पहले ही कीमत का पता लगा लिया था, 40 चांदी के सिक्के, जो ठीक ठाक थी, लेकिन वह अभी इसे वहन नहीं कर सकता था। इसके बाद मैं खून रोकने वाली दवा बनाने की कोशिश करने की योजना बना रहा हूँ। अगर मैं पैसे कमा लेता हूँ तो मैं वह बड़ा घर खरीद सकता हूँ। फिर पहाड़ियां बनाना बहुत आसान हो जाएगा। लिंडसे और फैन आत्मविश्वास से भरा था। लिंडसे और फैन, क्या तुम जानते हो कि उस घर की कीमत कितनी है? 40 चांदी के सिक्के। तुम इतने सारे पैसे कहां से लाओगे? ली शाओकियान बड़बड़ाए। हाल ही में वह अपनी शंकाओं को दबा रही थी। उसे लगा था कि चूना बनाना सच में बहुत मुनाफे का सौदा है, लेकिन इतने दिनों के बाद लिंडसे और फैन ने केवल थोड़ा सा ही चूना बनाया था। वे उसे चावल के एक थैले के लिए भी नहीं बदल सकते थे। अचानक ली शाओकियान को भविष्य को लेकर निराशा महसूस होने लगी। वह बहुत ज्यादा ही आशावादी हो गई थी। उसने सोचा था कि लिन थियोफैन, एक संघर्षरत नौजवान, को एक चूने की खदान मिल गई है और उनका परिवार सच में अमीर हो जाएगा, कम से कम खनन करने वाली पीढ़ी तो अमीर हो ही जाएगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि पुराने जमाने में उत्पादन क्षमता बहुत कम थी। मुट्ठी भर लोगों के साथ वे एक दिन में कितना ही चूना बना सकते थे, और फिर भी इसे आगे संसाधित करने की आवश्यकता थी। लिंडसे और फैन ने कहा था कि पारंपरिक भट्टी बनाने में बहुत पैसा लगेगा। इस समय लिंडसे और फैन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। जब उसे लगा कि वह सफल होने ही वाली है तो सच्चाई ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ा। ली शाओकियान, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। ली शाओरेन लगभग गुस्से में लाल हो रही थी। उसकी बहन इन दिनों चुप थी, मानो वह स्थिति को समझ रही हो। लेकिन अब, मेरी बहन, हमारे पास एक बड़ा घर खरीदने या चूने की भट्टी बनाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, ली शाओकियान ने उदास होकर रोते हुए कहा। वह भी एक बेहतर जीवन चाहती थी। हमें अपने पति पर भरोसा करना चाहिए। लू शुशा ने अप्रसन्नता से ली शाओकियान की ओर देखा। यह पहली बार था जब उसने किसी महिला में ऐसा रूखापन देखा था। किस्मत से उनका पति धैर्यवान था। अगर कोई और आदमी होता तो उसने उसे बहुत पहले ही घर से बाहर निकाल दिया होता। बस बहुत हुआ। इन दिनों हम बस प्रयोग कर रहे थे। हमें भट्टी बनाने का सबसे अच्छा तरीका खोजना है। चूना बहुत महंगा नहीं है, इसलिए हमारा पहला मुनाफा चूना बेचने से नहीं, बल्कि घाव भरने वाले मलहम बेचने से होगा। लिन फैन को गुस्सा नहीं आया। वह ली शाओकियान के प्रति अधिक सहनशील था। आखिरकार वे एक ही जगह से थे और उसके लिए थोड़ा असुरक्षित महसूस करना सामान्य बात थी। इसके अलावा वह यहाँ इकलौता सुंदर आदमी नहीं था। बेहतर होता अगर वह यहाँ न होती। ये सुनकर लू श्यो श्यो की आंखें चमक उठी। पतिदेव, क्या आपको किसी औजार की जरूरत है? मैं आपके लिए उनकी व्यवस्था कर सकती हूँ। अतीत में उसके पति ने कहा था कि वह खून रोकने वाली दवा बना सकता है, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया था। लिंडसे और फैन जीवन भर गरीब रहा था, कभी स्कूल नहीं गया और कोई वैद्य भी नहीं था। वह ऐसी दवा कैसे बना सकता था? यह शायद सिर्फ बड़ी बड़ी बातें थी। लेकिन पिछले 8-9 दिनों से साथ रहने के बाद लिंडसे और फैन को लेकर उसकी धारणा धीरे धीरे बदल गई। अब उसे लगने लगा था कि उसका पति कुछ भी करने में सक्षम है। अगर वह कुछ करना चाहता है तो वह निश्चित रूप से सफल हो सकता है। लिन थियोफैन ने अपने पिछले जीवन की प्रक्रिया को याद किया। खून रोकने वाली दवा बनाने के लिए उसे 4 जड़ी बूटियों को पीसकर उनका रस निकालना था। उसने जड़ी बूटियों को रखने और उन्हें हाथों से निचोड़ने के लिए बांस की एक नली का उपयोग करने या उन्हें दबाने के लिए लकड़ी के एक उपयुक्त टुकड़े का उपयोग करने के बारे में सोचा। इसके बाद उसे चूने का पाउडर बनाना था। इस युग में कोई विशेष चक्की नहीं थी। दवा के लिए महीन पाउडर प्राप्त करने के लिए उसे पहले चूने को हथौड़े से तोड़ना था और फिर उसे पत्थर की चक्की से बार बार पीसना था। अगर इस दवा की भारी कीमत और तत्काल आवश्यकता न होती तो वह ये सब झमेला नहीं करना चाहता। एक बार पाउडर बन जाने के बाद उसे जड़ी बूटी के रस में भिगोना था, फिर उसे सुखाना, छानना और किसी भी बड़े टुकड़े को तब तक पीसना था जब तक कि सब कुछ बारीक आटे में न बदल जाए। वही अंतिम उत्पाद होगा। खून रोकने वाली दवा बनाने का ये लगभग सबसे सरल तरीका है, लेकिन बिना उचित औजारों के समय में यह अभी भी काफी मुश्किल है। बस एक बर्तन, तिपतिया घास को निचोड़ने के लिए बांस का एक छोटा टुकड़ा और चूने को कुचलने के लिए एक हथौड़ा चाहिए। कुछ पल सोचने के बाद लिंडसे और फैन ने घर पर मौजूद चीजों की सूची बनाई। उनके पास पत्थर की चक्की नहीं थी, इसलिए उसे किसी पड़ोसी से मांगनी पड़ेगी। जहां तक छलनी की बात है, वह धीरे धीरे खुद ही एक बना सकता था।
क्या हमें अभी भी बांस की जरूरत है? शो रुकी। ऐसा नहीं था कि घर में बांस नहीं था। पिछली बार आराम कुर्सी बनाने के बाद कुछ बांस बचे हुए थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि घास का रस निकालने के लिए बांस की क्या जरूरत थी। लिन फैन मुस्कुराया और बोला, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, पतिदेव को बस ये बताओ कि क्या करना है और मैं वह कर दूंगी। शुशा दीदी, आप जाकर काम में लग जाए। लू यिन यिन ने भी खून रोकने वाली दवा बनाने के बारे में सुना और हड़बड़ी में दौड़ती हुई आई। कुछ दिन पहले जब लिन फैन ने कहा था कि उन्हें अभी पत्थर इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, तब से लू यिन यिन के पास कोई काम नहीं था। वह केवल ली शुशा और लू सीसी के साथ कपड़े सिल सकती थी, लेकिन ये काम उसे ली शुशा और लू सीसी के साथ, लेकिन ये काम उसके लिए सही नहीं लग रहा था। कुछ घंटों के बाद उसकी उंगलियां सुई चुभने के कारण लाल निशानों से भर गई थी। अब जब दूसरा काम आ गया था तो वह तुरंत मदद करने दौड़ पड़ी। ये देखकर ली शुशा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी छोटी बहन अब एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन उसका गर्म मिजाज बिल्कुल नहीं बदला था। चूने के इन टुकड़ों को छोटे छोटे हिस्सों में कुचल दो, जितना बारीक होगा उतना अच्छा। ओह, और यह काम धीरे धीरे करना ताकि तुम्हें चोट न लगे, लिन सियाओफैन ने निर्देश दिए। लू यिन यिन बहुत ताकतवर थी, इसलिए वह इस काम में तेज थी। पतिदेव, चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। लू यिन यिन ने उसे आश्वस्त करने के लिए अपनी छाती थपथपाई। उसने इस काम को गंभीरता से नहीं लिया और लापरवाही से जवाब दिया। आखिर यह बस चूने के एक टुकड़े को तोड़ने की ही तो बात थी। इसमें क्या गलत हो सकता था? फिर उसने चूने का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर रखा, एक हाथ से उसे दबाया और अचानक वार करने के लिए हथौड़ा उठा लिया। तारांकन धड़ाम, तारांकन तारांकन, पत्थर कई टुकड़ों में टूट गया। एक छोटा सा टुकड़ा छिटक कर सीधा लिन सियाओफैन के चेहरे की तरफ उड़ा। लिन सियाओफैन ने फुर्ती से पीछे हटते हुए चकमा दिया और बाल बाल उस जानलेवा वार से बच गया। लगभग उसका बेमिसाल चेहरा बर्बाद ही हो गया होता। तुम काम तो करती हो, लेकिन मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। लू शो उसी वक्त बांस लेकर आ रही थी। ये नजारा देखकर वह बुरी तरह चौंक गई। उसे थोड़ा गुस्सा आ गया और वह बोली, लू यिन यिन, थोड़ा धीरे काम करो। माफ करना, माफ करना। लू यिन यिन ने अपना सिर खुजाया और झेपते हुए मुस्कुरा दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चूना इतना भुरा भुरा होगा। पतिदेव, क्या आपको चोट लगी है? ली शुशा आगे बढ़ी। उसने लिन सियाओफैन का चेहरा धीरे से पकड़ा और उसे दाएं बाएं घुमाकर ध्यान से देखा। जब उसे तसल्ली हो गई कि लिन फैन को कोई चोट नहीं आई है, तो उसने राहत की सांस ली। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उनके चेहरे इतने करीब होने का फायदा उठाते हुए लिन फैन ने उसके चेरी जैसे होठों पर हल्का सा चुंबन ले लिया। अचानक लू शो का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने धीरे से लिन फैन को मारा। लिन फैन। स्टोरी का ये पार्ट यही खत्म होता है। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।